नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों, यूपी टेट पेपर 2 एसएसटी के लिए पीवाईक्यू क्वेश्चन इस वीडियो में आप लोगों को कराने वाला हूं, ताकि आप सभी को पता चल सके पेपर में क्वेश्चन कहां से पूछे जाते हैं और कितनी गहराई से आपसे पूछे जाएंगे और किस किस टाइप से आपसे बन सकते हैं। कंप्लीट क्वेश्चन के साथ सारी जानकारी आपको बताऊंगा, ताकि हर चीज़ आपकी क्लियर होती हुई चले। चलिए मैं इस वीडियो को यहाँ पर शुरू करता हूँ, जिसमें मैं आपको सामाजिक अध्ययन सोशल साइंस के क्वेश्चन को सोल्व कराने का प्रयास करता हूँ। 60 क्वेश्चन यहाँ पर आपको सोल्व कराए जाएंगे, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एग्रीकल्चर और आपका खेल और स्वास्थ्य इसमें शामिल रहेगा। होम साइंस भी आपका शामिल रहेगा। यहाँ पर क्वेश्चन आपके सामने पहला दिया गया है, सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक के काल में हुआ था? समुद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक या चंद्रगुप्त? इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा सुदर्शन झील का निर्माण आपके चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में हुआ था। अशोक के बारे में सभी को पता है। अशोक ने धर्म को अपना लिया है ना, और अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका में धर्म के प्रचार करने के लिए इन्होंने भेजा था, जिसने 261 ईसा पूर्व में कलिंग का भी युद्ध लड़ा था। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर है, पुष्यभूति राजवंश की वंशावली अधोलिखित किस राजा के नाम से प्रारंभ होती है? यानी कि सबसे प्रारंभिक राजा कौन सा है पुष्यभूति राजवंश का? नरवर्धन, राज्यवर्धन, प्रभाकर वर्धन या आदित्य वर्धन? यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका नरवर्धन हो जाएगा। नरवर्धन आपका संस्थापक है पुष्यभूति वंश का। अगर पेपर में आपसे पूछा जाए प्रथम राजा कौन सा है, ऐसे भी पूछा जा सकता है प्रथम राजा, तब आपको प्रभाकर वर्धन कर देना है, क्योंकि यह राजा आपका प्रभावशाली प्रथम राजा माना जाता है पुस्तक के हिसाब से। लेकिन संस्थापक की अगर बात करें, जो सबसे पहले आएगा उसका नाम नरवर्धन यहाँ पर हो जाएगा। और पुष्यभूति वंश में ही आपके कौन राजा हुए? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन से भी पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, जिनको मैं आपको कराता भी हूँ और बताता भी हूँ। ठीक, जो हर्षवर्धन की अगर मैं यहाँ पर आपसे बात कर लूँ, हर्षवर्धन के बारे में क्या क्या आपके सिलेबस में है वो एक नज़र में आपको यहीं पर बताना चाहूँगा। हर्षवर्धन जो कि कन्नौज के राजा थे, ठीक है ना, इनके दरबार में एक चीनी यात्री कौन आया था? हुएनसांग। ठीक, हुएनसांग इनके दरबार में आया था, चीनी यात्री था, और इन्होंने रत्नावली किताब की भी रचना की, और इनके जो दरबारी कवि था उसका नाम था बाणभट्ट। ठीक, ये भी पता होना चाहिए। उसके बाद अगला है, अधोलिखित में से कौन सी ताम्र पाषाणिक ग्रामीण संस्कृति प्राचीनतम है? सबसे प्राचीनतम है ग्रामीण संस्कृति। आहार, कायथा, जोरवे, मालवा? राइट आंसर हो जाएगा कायथा कल्चर। कायथा संस्कृति सबसे पुरानी है ताम्र पाषाण कालीन की। मौर्य साम्राज्य की स्थापना से पहले समस्त उत्तरी भारत जो था वो विभक्त था या बटा हुआ था। मौर्य साम्राज्य की स्थापना से पहले 10 राजतंत्र शासन में यह बटा था, 2 शासन तंत्रों में बटा था, 20 राजतंत्र में बटा था, 16 महाजनपद एवं गढ़ राज्यों में बटा था। राइट आंसर हो जाएगा, मौर्य शासन से पहले जो उत्तरी भारत था वो 16 महाजनपदों एवं गढ़ राज्यों में बटा हुआ था। ठीक है ना, 16 महाजनपद, जिसमें मगध आपका आता है, जो कि सबसे प्रभावशाली उस दौरान का महाजनपद बन गया था। अगला उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन आपके सामने है, आराम बाग अधोलिखित किस मुगल बादशाह ने बनवाया था? आराम बाग। और वह जो मुगल बादशाह था वो बागानों का बहुत बड़ा शौकीन था, तो उसने आराम बाग को बनवा दिया। उसका नाम हो जाएगा आपका बाबर। बाबर से पेपर में हमेशा क्वेश्चन आए हुए हैं, तो बाबर को एक नज़र में यहाँ पर इससे जुड़ी हुई जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं या इसने जो कुछ भी करवाया है, जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग चीज़ें हैं, उनको एक बार आपको बता दूं, ताकि बाबर का 1 नंबर आपसे यहीं पर पक्का हो जाए। यहाँ पर पॉइंट को सबसे पहले आप लोग समझ लो, बाबर ने आराम बाग बनवाया। किसने बनवाया? तो बाबर ने आराम बाग की स्थापना की। और बाबर जो था ये बगीचों का बहुत बड़ा शौकीन था। क्या? बाबर बगीचों का बहुत बड़ा शौकीन था, ठीक है ना। बाबर की मौत के बाद हुमायूं सिंहासन पर बैठा, और इससे जुड़ी बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं, शुरू से आपको बताता हूँ। मुगल साम्राज्य इसी से आपका शुरू होता है। बाबर के पिता तैमूर तथा माता चंगेज खां के वंश के थे। 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को युद्ध के मैदान में हराया। बाबर ने स्वयं लिखा राणा सांगा के बारे में।
तो एक कथन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है राणा सागा के बारे में। बाबर ने स्वयं लिख दिया, क्या लिख दिया? राणा सागा ने अपनी वीरता के बल पर भारत में उच्च स्थान प्राप्त किया है। यह कथन किसका है? पेपर में पूछ सकता है। तो जवाब आपका हो जाएगा बाबर का यह कथन है। बाबर के युद्ध को भी एक नज़र डाल के देख लेते हैं। खानवा का युद्ध 1527 में राणा सागा और बाबर के मध्य में हुआ था। बाबर इस युद्ध में जीता। उसके बाद चंदेरी का युद्ध, चंदेरी शासक मेदिनी राय को 1528 में बाबर ने हरा दिया। उसके बाद घाघरा का युद्ध 1529 में अफगान सरदारों को बाबर ने हरा दिया। उसके बाद यहाँ पर इम्पोर्टेंट कुछ बातें हैं, उनको समझ लेते हैं। बाबर को कलम और तलवार दोनों का सिपाही कहा जाता है। अब कल को पेपर में पूछ ले कि कलम और तलवार का सिपाही किसको कहा जाता है, आपका जवाब हो जाएगा बाबर को कहा जाता है। बाबर आपकी तुर्की और फारसी दोनों भाषाओं का ज्ञाता भी था और बाबर ने अपनी खुद आत्मकथा भी लिख दी, तुजुक ए बाबरी, तुर्की में लिखी है। अब पेपर में यहाँ से अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं। तुजुक बाबरी किस भाषा में है? तब आप कहोगे तुर्की में है। अब लिखने वाला कौन है, इसका आत्मकथाकार कौन है? तो खुद बाबर ने इसको लिखा है। ठीक, इसको बाबरनामा भी कहते हैं। इसका फारसी में अनुवाद किया है बाबरनामा के नाम से। उस व्यक्ति का नाम है अब्दुल रहीम खान खना, जिसने तुजुक ए बाबरी का बाबरनामा नाम से अनुवाद किया है। तो बाबर के बारे में सारी चीज़ आपकी मैंने क्लियर कर दी जो उससे जुड़ी हुई आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग थी। अब नए मित्र जितने भी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, अगर आप लोग एसएसटी सोशल साइंस की 60 नंबर की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हो, वो भी 5 से 6 दिन में आपकी पूरी हो जाएगी। यूपी टेट की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, यूपी टेट स्पेशल एसएसटी। और एसएसटी में आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एग्रीकल्चर, होम साइंस, खेल और स्वास्थ्य, ये सब पूछा जाएगा। ये सब कुछ मिलाकर के आपका 60 नंबर का पूछा जाएगा। तो दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करके इन नोट्स को प्राप्त कर लो, जो मैं यहाँ पर आपको की पॉइंट नोट्स के जरिए दिखा रहा हूँ। अभी नोट्स का प्राइस 199 रुपये है और 1 मार्च को इन नोट्स का प्राइस आपका 299 अर्थात 300 रुपये हो जाएगा। अभी आपका 100 रुपये का डिस्काउंट है, तो आप लोग इसको ले सकते हो। टू द पॉइंट लिखा गया है, लाइन टू लाइन लिखा गया है, सिलेबस के अकॉर्डिंग लिखा गया है। आलतू फालतू ज़्यादा चीज़ें इसमें ऐड नहीं की गई। जितना सिलेबस है उतना ही इसमें ऐड किया गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है 1916 में भारत में होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो होम रूल आंदोलन की शुरुआत एनी बेसेंट के साथ तिलक ने की थी। ठीक, तो पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट है, बाल गंगाधर तिलक यहाँ पर आपका हो जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन है आपका मैच ऑफ द फॉलोइंग वाला, कि इनको मिलान करो आप लोग। राजा राम मोहन राय, विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, एमजी रानाडे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जिनकी इन्होंने कुछ संस्थाओं का निर्माण किया, उनके साथ आपको मिलान कर देना है। जैसे सभी को पता है राजा राम मोहन राय, इनका मिलान आपके ब्रह्म समाज के साथ हो जाएगा। तो एक आपने किसके साथ कर दिया? एक थर्ड के साथ कर दिया। एक थर्ड आपका पहले में भी है, चौथे में भी है, दूसरा तीसरा यहाँ पर आपको काट देना है। ठीक, रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी, बी का पहला। अब बी का पहला आपका सिर्फ और सिर्फ फोर्थ में दिया गया है, तो आंख मूंद कर आप फोर्थ को करेक्ट यहाँ पर करोगे। सी का चौथा आपका हो जाएगा सरस्वती, दयानंद सरस्वती ने प्रार्थना समाज की स्थापना की। ठीक, नहीं, प्रार्थना समाज की स्थापना महागोविंद रनाडे ने की। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। इस प्रकार से आपका यहाँ पर मिलान यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद अगला देखो, अगला क्वेश्चन यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि मैंने ये सारे क्वेश्चन आपके रिव्यू किए हैं और मैंने ढूंढने का प्रयास किया कि ये आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं क्वेश्चन जाते हैं। तो आउट ऑफ सिलेबस आपके क्वेश्चन नहीं जाते हैं और ये सारे क्वेश्चन आपकी SCERT किताब से पूछे जाते हैं, जो यूपी बोर्ड की जो किताबें हैं 6 से 8 तक जो सरकारी स्कूल में चलती हैं। अगर हो सके आपके पास टाइम हो तो उन किताबों को भी पढ़ सकते हो, अगर ना पढ़ सको तो मैं जिंदा हूँ ही आप लोगों के लिए। तो आप लोगों के लिए SCERT का पूरा निचोड़ मैंने आपके सामने रख दिया है, उसमें सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा, भटकने की आवश्यकता नहीं आपको। निम्नलिखित में से किसे मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन कहा जाता है ना? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन, यानी कि भारत में ऐसी माँ जिसने क्रांति ला दी, तो किसको बोलेंगे बताओ? कल्पना दत्त को, मैडम भीकाजी कामा, एनी बेसेंट को, प्रीति लता बाडेदार को। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर भीकाजी कामा। भीकाजी कामा को भारत की
जागरण की माता के नाम से भी जाना जाता है। तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इनका एक वाक्य बड़ा ही इम्पोर्टेंट या फेमस है, आपकी किताब में भी दिया गया है, उसको यहाँ पर बताना बहुत उपयोगी लगेगा। शायद क्वेश्चन अब की बार थोड़ा चेंज करके आपसे पूछ ले। सिलेबस के आपके अकॉर्डिंग 2-3 महिलाएं इंपॉर्टेंट है, उनको सबसे पहले बताता हूं। जैसे कमला देवी चट्टोपाध्याय भी हैं आपकी महिला, इन्होंने 1921 में असहयोग आंदोलन में भाग लिया। अब कौन सी महिला ने 1921 में भाग लिया? तो कमला देवी चट्टोपाध्याय ने दिया। भीकाजी कामा को समझ लो, जहां से अभी हमने आपको क्वेश्चन कराया। इनका कहना था कि आगे बढ़ो हम हिंदुस्तानी हैं, ये कथन इंपॉर्टेंट है। अब पेपर में आपसे पूछेगा यह कथन किसने कहा कि आगे बढ़ो हम हिंदुस्तानी हैं, ठीक। उसके बाद मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन भी कहा जाता है, मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन भी कहा जाता है भीकाजी कामा को। और इनसे जुड़ा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट तीसरा क्या है, इन्होंने भारत का पहला झंडा फहराया। तो भारत का पहला झंडा किस महिला ने फहराया? भीकाजी कामा ने ही भारत में सबसे पहले झंडा फहराने का काम किया है। उसके बाद सत्याग्रह करने वाले पहले व्यक्ति विनोबा भावे थे। अन्य सत्याग्रही राजगोपालाचारी, नेहरू, पटेल, अबुल कलाम, ये व्यक्ति महत्वपूर्ण थे। जितना इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन से जुड़ा हुआ उतना मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। उसके बाद यहाँ पर अगला देख लो आप लोग, अधोलिखित में से किस लेखक की पुस्तक से कश्मीर के 12वीं शताब्दी ईस्वी के इतिहास का विवरण प्राप्त होता है? तो यह आपका जवाब हो जाएगा कलहड़। कलहड़ जो कि इतिहासकार ब्राह्मण था, कश्मीर का इसने इतिहास लिख दिया 12वीं शताब्दी का। कश्मीर का 12वीं शताब्दी का इतिहास किस व्यक्ति ने लिखा, जो कि ऐतिहासिक स्रोत के रूप में उसकी पुस्तक इस्तेमाल की जाती है? कलहड़ का नाम आता है। अब क्वेश्चन यहाँ पर उठता है, आखिर इसने 12वीं शताब्दी का इतिहास लिख दिया और उस किताब का नाम क्या है जिसमें इसने इतिहास लिख दिया? उस किताब का नाम है राजतरंगिणी। ठीक, राजतरंगिणी उस किताब का नाम यहाँ पर हो जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट आपका हो जाएगा, ठीक। कालिदास की किताब का नाम पता है? अभिज्ञान शाकुंतलम इनकी किताब का नाम है। पहला इस क्वेश्चन का जवाब है कलहड़। उसके बाद अगला यहाँ पर क्वेश्चन आपके सामने है, दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर द्वितीय अर्थात सानी की उपाधि धारण की थी? सानी की उपाधि धारण किसने की? बलवन ने, अलाउद्दीन खलजी ने, सिकंदर लोदी ने या इल्तुतमिश ने? ठीक, राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा अलाउद्दीन खलजी। इंपॉर्टेंट व्यक्ति, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पेपर में 1 नंबर के लिए आता है, जिसने सिकंदर द्वितीय अर्थात सानी की उपाधि धारण की। अलाउद्दीन खिलजी से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जहाँ से पेपर में क्वेश्चन आता है। सबसे पहले अभी हमने आपको बता दिया, अलाउद्दीन खिलजी सिकंदर द्वितीय अर्थात सानी की उपाधि इसने धारण की, ठीक, उपाधि इसने आपकी धारण की। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद इसको शुरू से देखते हैं। खिलजी वंश है ना, खिलजी वंश अलाउद्दीन खिलजी से शुरू हुआ। ये 1296 में दिल्ली के तख्ते पर बैठा। पहली बात, शासक चतुर था, राजनीतिक भी था, यह कुशल विजेता भी था। जब यह सुल्तान बना तब दिल्ली में अव्यवस्था थी, सही से व्यवस्था नहीं चलती थी। अलाउद्दीन को शासन के संभालने में धर्म गुरुओं अर्थात उलेमाओं से बहुत इसको नाराजगी थी, दखल उसको पसंद नहीं था, है ना, धार्मिक लोगों का। इसके पास विशाल स्थायी सेना थी, है ना। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सैनिकों का हुलिया का पूरा विवरण रखा जाता था। ये प्रथा किसने शुरू की? सैनिकों का पूरा हुलिया पता रखने का। तो आपका जवाब हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। नगद वेतन की प्रणाली इसी ने शुरू की। घोड़ों पर दाग लगाने की व्यवस्था इसी ने ही शुरू की। अलाउद्दीन का एक सेनापति बहुत इंपॉर्टेंट है, मलिक काफूर ने दक्षिण भारत के देवगिरी, तेलंगाना और होयसल राज्यों पर विजय प्राप्त की थी। तो पेपर में आपसे पूछा जाता है अलाउद्दीन खिलजी ने किस अपने सेनापति को दक्षिण विजय के लिए भेजा था? तो उसका नाम हो जाएगा मलिक काफूर को इसने भेजा था। और अमीर खुसरो बबरनी इसके दरबार में रहा करते थे। अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया। हौज खास भी अलाउद्दीन खिलजी ने ही बनवाया। हजार खंबा महल भी अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया। सिकंदर द्वितीय सानी की उपाधि इसने धारण की। ठीक, जितना इंपॉर्टेंट पॉइंट था उतना मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। तो नोट्स आप लोग ले सकते हो, ठीक है ना। अगर आप लोग सीटेट को भी इसी बार देना चाहते हो, सीटेट के भी नोट्स, सीटेट के भी एसएसटी के नोट्स और यूपी टेट के भी एसएसटी के नोट्स, अगर आप लोग दोनों कॉम्बो में लेना चाहते हो तो आपको बहुत ही सस्ते दाम पर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आपको मात्र, जैसे यूपी टेट का जो प्राइस है वो भी अभी 199 है, सीटेट का भी 199 है, दोनों को मिलाकर के आपका हो रहा है 400 रुपये।
लेकिन 400 मैं आपसे नहीं लूँगा। अगर दोनों किसी को कॉम्बो में चाहिए, दोनों चाहिए, गहराई से पढ़ना चाहते हैं अदर एग्ज़ाम के लिए भी, अदर टीचिंग एग्ज़ाम के लिए, तो वो आप लोग 299 का दोनों अभी 1 मार्च से पहले का है ये, ठीक। 1 मार्च से पहले आप 299 में दोनों आप लोग ले सकते हो। अगर आपको सिंगल लेना है तो 199 का पड़ेगा, और 1 मार्च के बाद इनका सभी का प्राइस 299 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक। अर्थात आपका मतलब कि यहाँ पर 300 रुपये का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा अगर आप लोग दोनों कॉम्बो एक साथ लेना चाहते हो। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है निम्नलिखित में से कौन से ताप व्युत्क्रमण के लिए आदर्श स्थितियां हैं। तो ताप उल्टे के लिए कौन सी आदर्श स्थितियां हैं? बादल युक्त आकाश, शांत एवं स्थिर वायु, लंबे ग्रीष्मकालीन दिन। तो ताप व्युत्क्रमण के लिए आदर्श स्थितियां आपकी होती हैं शांत एवं स्थिर वायु, ठीक, स्थिर वायु। बादल युक्त आकाश, बादल युक्त, अगर देखो बादल युक्त आकाश होगा तो सूर्य की जो किरणें हैं या जो तापमान है वो पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि बादल उसको घेर लेंगे, ताप कम आएगा। लंबे ग्रीष्मकालीन दिन, इसमें आपकी डायरेक्ट आएगी, लेकिन व्युत्क्रमण का मतलब होता है उल्टा। शांत एवं स्थिर वायु में ऐसी स्थिति आपकी बनती है। सिर्फ बी यहाँ पर करेक्ट है, बाकी सब आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। उसके बाद मेघालय का पठार विस्तार है। मेघालय के पठार का विस्तार है, कहाँ तक इसका विस्तार है? तो इसका विस्तार हिमालयी, अरावली, प्रायद्वीपीय पठार, तिब्बत का पठार। राइट आंसर आपका हो जाएगा प्रायद्वीपीय पठार तक का आपका विस्तार पाया जाता है मेघालय के पठार का। निम्नलिखित में से कौन सा अपरदन अभिकर्ता बालुका स्तूपों या बालू डिब्बा के निर्माण के लिए उत्तरदायी है? हिमनदी, भूमिगत जल, पवन, नदी। तो ये यहाँ से क्वेश्चन मैंने देखा है, बहुत बार आता है आपके इन नदियों से कि कौन सी नदी किस आकार में बहती है, कहाँ से क्या बनाती है। तो इसका जवाब आपका हो जाएगा बालू का डिब्बा, जो कि रेगिस्तान में बनता है। कहाँ पर बनता है? रेगिस्तान या मरुस्थल के क्षेत्र में आपके बालू के डिब्बा या बालू के स्तूप बनते हैं, जो कि पवन के द्वारा बनता है। आपके किसके द्वारा? पवन के द्वारा आपका बनाया जाता है, ठीक है ना। पवन क्या काम करती है? पवन अपरदन मरुस्थलीय क्षेत्रों में अधिक होता है, यानी कि पवन के द्वारा सर्वाधिक मरुस्थल रेगिस्तानी क्षेत्र में या मरुस्थल क्षेत्र में सर्वाधिक होता है। पवन बालू का स्तूप बनाती है और छत्रक शिला भी बनाती है। छत्रक शिला, बालू का स्तूप, ये पवन के द्वारा बना जाता है। और पवन के द्वारा एक लोयस भी बनाया जाता है। क्या? लोयस, जो कि चीन में सर्वाधिक लोयस के निक्षेपण आपके पाए जाते हैं। इस बात को सबसे पहले यहाँ से समझो। भारत के कुल जो प्रमुख जलप्रपात हैं उनको सबसे पहले समझ लो। वाटरफॉल, शरावती नदी पर जोग जलप्रपात है, कावेरी नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात है, नर्मदा नदी पर कपिलधारा है एवं धुआंधार जलप्रपात है, ठीक। कपिलधारा और धुआंधार जलप्रपात है। नदियों के द्वारा आपकी विसर्प आकृति भी बनाई जाती है। जब पर्वत से ये नीचे की ओर बहती है ना, इसको विसर्प के नाम से भी बोलते हैं। पर्वत से जब ये मैदान की ओर आती है तब ये रास्ते में सीधी ना चल के, सीधे मार्ग पर ना चलकर टेढ़े मेढ़े रास्तों पर बहने लगती है। इन टेढ़े मेढ़े रास्तों को विसर्प के नाम से जाना जाता है। और अंत में नदी डेल्टा का निर्माण करती है सागर में गिरने से पहले, जैसे भारत का सुंदरवन डेल्टा हो जाएगा। और हिमानी क्या होता है? हिमानी पहाड़ी भाग में जो सबसे ऊपर होती हैं, है ना, हिमानी सपाट चौड़े खड़े ढाल वाली घाटियों का निर्माण भी करती हैं। इनका यू आकार होता है, इस तरह आकार हो जाता है, यू आकार का आकार हो जाता है हिमानी घाटियों का। हिमनद का निक्षेपण हिमोड़ कहलाता है, ठीक। जो जितने इंपॉर्टेंट की पॉइंट थे उनको मैं आपको बता देता हूं ताकि सारी चीज़ आपको समझ में आ सके। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है कुछ इस प्रकार से। यहाँ पर कहता है निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत है? सभी को पता है सबसे निचली परत आपकी कौन सी है? सबसे निचली है क्षोभ मंडल। कौन सी? क्षोभ मंडल सबसे निचली हो जाएगी। करेक्ट आंसर आपका क्षोभ मंडल। अब क्षोभ मंडल में होता क्या है? क्षोभ मंडल में आपके मौसम की घटनाएं घटित होती हैं। कौन कौन सी? आंधी, तूफान, ओला, बारिश, ये सब कुछ कहाँ पर होता है मित्र? तो ये आपका क्षोभ मंडल में घटनाएं घटित होती हैं। बिजली का चमकना, और जहाँ पर हम लोग सांस लेते हैं, जहाँ पर हम लोग हैं, वो हम लोग आपके क्षोभ मंडल में ही रहते हैं। तो पहला आपका क्लियर हो चुका, सभी मंडल को यहीं पर क्लियर कर दूंगा। क्षोभ मंडल इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब क्षोभ मंडल के ऊपर आपका होता है समताप मंडल। समताप मंडल में ओजोन की परत पाई जाती है, ओजोन गैस पाई जाती है, ओजोन लेयर पाई जाती है,
जो सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणों से हमारी सुरक्षा करती है, कौन कौन करती है भाई? तो आपकी समताप मंडल करती है। अब समताप मंडल के बारे में दूसरा महत्वपूर्ण कथन है कि जहाज यहीं पर उड़ते हैं, हवाई जहाज जो होते हैं वो यहीं पर उड़ते हैं। अब क्यों उड़ते हैं? क्योंकि बादल यहाँ पर पाए नहीं जाते, मौसम की घटना कोई घटित होती नहीं है, इसलिए स्वच्छ आकाश, सुंदर आकाश, इसलिए हवाई जहाज आपके यहीं पर उड़ते हैं। अब तीसरे पर आ जाते हैं, कौन सी? मध्य मंडल। मध्य मंडल में क्या होता है? उल्का पिंड, उल्कापात या उल्का पिंड जो होते हैं वो जल जाते हैं, पृथ्वी पर आ नहीं पाते हैं और मध्य मंडल इसको जला देता है, हमारी रक्षा करता है। मध्य मंडल भी उल्का पिंड को जला देता है, ठीक। उसके बाद ताप मंडल, थर्मोस्फेयर जिसको बोलते हैं, और इसको आयन मंडल भी बोला जाता है। क्या? आयन मंडल के नाम से भी इसको जानते हैं। तो ये रेडियो तरंगों के लिए आपका है, रेडियो तरंगे जो परावर्तित कर दी जाती हैं, टेलीविज़न या रेडियो को सुनते हैं, उसके लिए आपका महत्वपूर्ण है। और एक अंतिम परत है बहिर्मंडल, बहिर्मंडल एक्सोस्फीयर। तो इसमें आपकी तरल गैसें पाई जाती है, हीलियम, हाइड्रोजन, तमाम प्रकार की, ठीक। तो ये सबसे अंतिम परत हो जाएगी। कुल मिलाकर के 5 परतें होती हैं। सबसे पहली आपकी क्षोभ मंडल, उसके ऊपर समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल, बहिर्मंडल, इस प्रकार से आपकी हो जाएंगी। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि कौन सी धारा आपकी वार्म करंट है, यानी कि गर्म धारा कौन सी हो जाएगी? कनारी, लेब्राडोर, क्यूरेशिया, कुराइल। तो क्यूरेशिया आपकी कैसे हो जाएगी? गर्म हो जाएगी। बाकी सब यहाँ पर ठंडी धाराओं के नाम दिए गए हैं। अगला यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन का साधन सबसे सस्ता है? अब सबसे सस्ता साधन आपका जल परिवहन है। जल परिवहन अधिक दूरी और भारी सामान ढोने के लिए आपका सबसे सस्ता साधन जल परिवहन को माना गया है। और सबसे महंगा कौन सा है? रेल वाला सबसे महंगा है। सबसे महंगा कौन सा हो जाएगा? रेल वाला। रेल वाला नहीं, गलत मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर, सॉरी, माफ़ी चाहूँगा। रेल सड़क परिवहन के बाद, मतलब कि जल परिवहन के बाद रेल आपका परिवहन साधन है ना, अगर मार्गों की बात करी जाए, ठीक, स्थल मार्ग की बात करी जाए तब। लेकिन सबसे महंगा अगर आपसे पूछा जाए तो कौन सा हो जाएगा? वायु परिवहन सबसे महंगा आपका हो जाएगा, ठीक। मैंने आपसे गलत बोल दिया, ठीक। तो वायु परिवहन जो है वो आपका सबसे महंगा साधन हो जाएगा। अगला देखो यहाँ पर पूर्ववर्ती नदी है। पूर्ववर्ती नदी ये आपकी हो जाएगी सतलुज, सतलज या सतलुज नदी, करेक्ट। अगला देखो पृथ्वी के बाह्य परत को बोलते हैं बाह्य परत। अब बाह्य परत को हम बोलते हैं कृष्ट, पपड़ी बोलते हैं या परपटी बोलते हैं। आपकी जो SCERT की किताब है और NCERT की किताब है, इन दोनों किताबों में बहुत अंतर होता है, ठीक। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ें महत्वपूर्ण बताना चाहूँगा। सबसे पहले मैं आपको पृथ्वी की परत बता दूं, आंतरिक परत। सबसे ऊपर आपकी होती है परपटी, परपटी, मेंटल और आपकी क्रोड, ये 3 परतें हैं। अब SCERT के अकॉर्डिंग परपटी, जिसको क्रस्ट बोलते हैं, है ना, ये आपकी बनी है सियाल से। किससे? सियाल, सिलिका एंड एल्यूमिना से बनी है। मेटल बनी है आपकी किससे? सीमा से, SIMA, सिलिका और मैग्नीशियम से बनी है। क्रोड आपकी बनी है निफे, NIFE, निकल और फेरस से बनी है, ठीक, बोलते हैं, ठीक है ना। इतना आपने समझ लिया। इसमें एक समस्या कहाँ पर आती है पता है आपको? परपटी को सियाल बोल दिया, मेटल को सीमा बोल दिया, क्रोड को निफे बोल दिया। अब जो आपकी परपटी होती है, परपटी के 2 भाग हैं आपके। एक तो महाद्वीप की परपटी हो गई, महाद्वीप की हो गई, एक होगी सागर की, महासागर की, और एक महाद्वीप की। महाद्वीप की जो है यहाँ पर आपका सिलिका पाया जाता है, सिलिका और एल्यूमिना सियाल बोलते हैं। महासागर की परपटी को सीमा बोलते हैं, सिलिका एंड मैग्नीशियम इसमें आपका पाया जाता है। NCERT के मुताबिक, SCERT के अकॉर्डिंग सीमा आपका मेटल में पाया जाता है तरल अवस्था में। दोनों बातें सही है, लेकिन जो मैं आपको बताऊं उतना ख्याल कर लेना, आपका हो जाएगा, ठीक। तो बाह्य परत सबसे ऊपरी परत परपटी या पपड़ी या क्रस्ट, उसके बाद में कौन सा आता है? मेंटल आता है, और लास्ट में आपका क्रोड आता है, ठीक। ये क्वेश्चन करंट का है 2019 का, यहाँ पर इसको छोड़ देंगे, इससे कोई लेना देना नहीं है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो 34 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला देखो, लुक ईस्ट पॉलिसी एक्ट, ईस्ट पॉलिसी में परिवर्तन कब हुआ? ये भी उस दौरान का क्वेश्चन, इसको भी यहाँ पर स्किप कर देंगे। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम
1950 अंतर्निहित है। 10वीं, 11वीं, 12वीं, 9वीं, 9th शेड्यूल, 9वीं अनुसूची में आपका है उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1905 में ऐड किया गया है 9वीं अनुसूची में। उसके बाद पॉलिटी के क्वेश्चन बड़े ही हलवा आते हैं, बड़े ही सरल आते हैं, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है आपका। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार के सुब्बा राव, के एम मुंशी, डॉक्टर बी एन राव, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राइट आंसर आपका हो जाएगा आपका डॉक्टर बी एन राव। ठीक, बी एन राव यहाँ पर संवैधानिक सलाहकार थे। ठीक, उसके बाद अगला देखो यहाँ पर, भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी थी? लोक लेखा समिति, कार्य मंत्रणा समिति, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति। प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी थी। सबसे बड़ी कौन सी? प्राक्कलन समिति। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के 73वें संशोधन में सम्मिलित है? 73वें संविधान संशोधन में क्या एड है बताओ? जिला पंचायत भी एड है, क्षेत्र पंचायत भी एड है, ग्राम पंचायत भी एड है, लेकिन नगर निगम, ये पंचायती राज्य से जुड़ा हुआ है संशोधन आपका। नगर निगम इसमें आपका गलत हो जाएगा। ए बी सी दूसरा ऑप्शन यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन आपके सामने है कुछ इस प्रकार से, जो कि यहाँ पर कहता है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से किसे अवशिष्ट शक्तियाँ प्रदान की गई हैं? अवशिष्ट शक्तियाँ किसको प्रदान की गई हैं? केंद्र को, राज्य केंद्र को, स्थानीय निकायों को, राज्य को। तो आपको सेंटर को प्रदान की गई हैं। ठीक, केंद्र को। राइट आंसर केंद्र आपका हो जाएगा। हमारे संविधान में मूल कर्तव्य कब लाया गया था? मूल कर्तव्य कब लाया गया था आपसे ये पूछा है। तो मूल कर्तव्य इन 1976 में लाया गया था। राइट आंसर आपका हो जाएगा। उसके बाद भारत में पंचायती राज का गठन किस वर्ष में हुआ था? इन विच ईयर पंचायती राज वाज फर्स्ट सेटअप? पहला सेटअप कब हुआ था? 1959 है ना, 1959 में हुआ था। राइट आंसर। पंचम सवारी ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? अब ये क्वेश्चन आपका संगीत से भी है। अब पेपर में आपके संगीत से भी 2-3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो भी आपके नोट्स में शामिल किया गया है। संगीत भी, गृह विज्ञान या होम साइंस जिसको बोलते हैं, कृषि विज्ञान, यहाँ से भी क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। अभी आगे मैं कराऊंगा तब आप देखना। तो पंचम सवारी ताल में कितनी मात्राएं होती हैं भाई? 15 होती हैं। 15 राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखो, वंदे मातरम देश का जो राष्ट्रीय क्या है? गीत है। इसको किसने लिखा है बताओ? शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, बंकिम चंद्र चटर्जी, अमीर खुसरो, रविंद्रनाथ टैगोर। तो ये लिखा है किसने? बंकिम चंद्र चटर्जी ने यह लिखा है वंदे मातरम वाला। और गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने जन गण मन, क्या? जन गण मन अधिनायक जया हे भारत भाग्य विधाता, ये क्या है? ये राष्ट्रीय गान है ना, इसको लिखा है। ठीक, तो दोनों बातें आपकी क्लियर हो चुकी हैं। और 2-3 और बातें आपको बता दूं कि झंडे का अनुपात क्या होता है, कितने सेकंड में किसको गाया जाता है, कौन से व्यक्ति ने क्या काम किया, ये भी आपके सिलेबस का हिस्सा है जो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पर सबसे पहले आप लोग समझ लो क्या राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत, इनमें कई लोग कन्फ्यूज में रहते हैं। जैसे राष्ट्रगान की अगर मैं बात करूं तो कौन सा राष्ट्रगान बताओ? कौन सा राष्ट्रगान? जिसको जनगण मन बोलेंगे, क्या? जनगण मन, जो अभी मैं आपको बता रहा था, तो उसकी मैं बात कर लेता हूं। सबसे पहले राष्ट्रगान के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर हैं। 52 सेकेंड की अवधि में यह राष्ट्रगान आपका गाया जाता है। 52 सेकेंड की अवधि में राष्ट्रगान गाया जाता है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने की है। यह गीत स्वतंत्रता संग्राम में जन जन का प्रेरणा स्रोत था। यहाँ से क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। ठीक, ये 2 चीज़ें मैंने क्लियर कर दी। एक झंडे वाला भी आपको बताना है जो आपके सिलेबस में ही है, जो मैं आपको नोट्स में बता रहा हूँ। राष्ट्रीय ध्वज 3 रंग है, केसरिया सफ़ेद हरा। केसरिया का अर्थ है बलिदान का प्रतीक, बीच का सफ़ेद का प्रतीक है शांति का प्रतीक, हरा धरती की हरियाली का प्रतीक है, बीच में बना चक्र उन्नति का प्रतीक है। चक्र नीले रंग का होता है जिसमें 24 तीलियां हैं। कितनी तीलियां हैं? 24 तीलियां किसमें है मित्रों? तो 24 तीलियां आपके राष्ट्रीय ध्वज का जो बीच का जो चक्र है ना। और ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पेपर में आ चुका है आपका 3:2 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक, तो राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान, राष्ट्रीय गीत, इसको समझ लिया। राष्ट्रीय पशु तो सभी लोग जानते ही हैं कि बाघ है अपना, है ना।
जो कि किसका प्रतीक है? दृढ़ता का, फुर्ती का, अपार शक्ति का गौरव प्राप्त है इसको। बाघ की जो प्रजाति भारत में पाई जाती है वो रॉयल बंगाल टाइगर की प्रजाति भारत में पाई जाती है। ठीक, सारी चीज़ मैंने यहाँ पर आपकी क्लियर कर दी। और देश में विविध आपके नृत्य भी हैं। तमिलनाडु में भरतनाट्यम, उड़ीसा में ओडिसी, केरल का कथकली, ये भी बताया गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है राग भैरव का गायन समय कितना है? राग भैरव का गायन का समय कितना हो जाएगा? कितना मतलब कि किस टाइम गाया जाता है, ये मतलब है उसका। तो यह आपका प्रातः काल, प्रातः काल गायन इसका टाइम है पहला, यानी कि चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगला है सामान्य मृदा में कार्बन नाइट्रोजन का अनुपात कितना है? बताओ कितना अनुपात होता है कार्बन का और नाइट्रोजन का सामान्य मृदा में? एग्रीकल्चर का क्वेश्चन है। 10:1, 10 और 1 का अनुपात इसमें होता है। विशिष्ट मृदा में मृदा वर्ग कणों के अपेक्षित अनुपात को कहते हैं। बिल्कुल आपको कृषि भी पढ़ाऊंगा, उसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें कि कृषि विज्ञान को पढ़ाइए, तो मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको सारी चीज़ बता दूंगा। ठीक, तो मृदा कणाकार इसको बोलते हैं, मृदा कणाकार। विशिष्ट मृदा में मृदा वर्ग के कणों के अपेक्षित अनुपात को मृदा कणाकार के नाम से जाना जाता है, सोइल टेक्सचर के नाम से जाना जाता है। उसके बाद होम साइंस का क्वेश्चन देख लो, है ना। यहाँ पर हमारी बहन लोग देखेंगे होम साइंस का क्वेश्चन कैसे पूछा गया है। सिलाई मशीन कब भारी चलती है? बताओ। अब जितनी भी महिलाएं चलाती हैं सिलाई मशीन, उनको पता है कि सिलाई मशीन कब भारी चलती है। अब लड़कों को नहीं पता है तो वो क्या करें, सिर ठोक लें क्या? नहीं, उनको भी पढ़ाऊंगा। तो सिलाई मशीन कब भारी चलती है? ये तब मशीन आपकी भारी चलती है तब तेल की कमी तथा सफाई करने को होती है मशीन, है ना, उसमें ऑयलिंग करने को रहती है, तब आपकी ये बहुत टाइट या भारी चलती है आपकी मशीन। समझ गए आप लोग? ठीक, अब आगे मैं बात कर लेता हूँ। आगे क्या है क्वेश्चन, वृद्धावस्था में कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? वृद्धावस्था में, बुढ़ापे में जब कैल्शियम की कमी होती है तो इनको रोग हो जाता है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस पहला विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, हीमोग्लोबिन में प्रोटीन नामक तत्व कौन सा? ये क्वेश्चन आपके होम साइंस से हैं। होम साइंस में थोड़ा बहुत आपका बेसिक सा आपका पोषण से संबंधित और आपका इलाज से संबंधित, रोगों से संबंधित, और क्या कौन सा प्रोटीन है, कौन सा खनिज जो उपयोग में लाए जा सकते हैं खाने के लिए, उनसे जुड़े हैं आते हैं क्वेश्चन आपके। तो हीमोग्लोबिन में प्रोटीन नामक तत्व है, उसका नाम है हीमोग्लोबिन ही है, ग्लोबिन। ठीक, अगला क्या है, आजकल यूरोप और भारत में किस जर्मन शिक्षा शास्त्री की पाठ योजना की प्रचलित पद्धति है? क्या नाम हो जाएगा यहाँ पर? क्या हो जाएगा भाई? डाल्टन, फ्रोफेल, मॉन्टेसरी या हार्वर्ड? राइट हो जाएगा आपका हार्वर्ड। क्या? हार्वर्ड राइट हो जाएगा आपका। उसके बाद प्रोजेक्ट मेथड इज बेस्ड ऑन, योजना विधि किस पर आधारित होती है? तो ये होती है करके सीखने पर, लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि करके सीखने से होती है। उसके बाद अगला आपके सामने यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है जो कहता है संपोषणीय विकास के संकल्पना की व्याख्या सर्वप्रथम किसमें की? विश्व विकास रिपोर्ट, ब्रुटलैंड कमीशन रिपोर्ट, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992, मानव विकास रिपोर्ट। राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा? हो जाएगा आपका ब्रुटलैंड कमीशन रिपोर्ट ने संपोषणीय विकास की संकल्पना की व्याख्या सबसे पहले इसी ने ही की थी। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो डॉल्फिन, गैंगेटिका, गैंगेटिका अर्थात गंगा का जो डॉल्फिन है ना, मछली, वही आपकी राष्ट्रीय जलीय जीव है। उसके बाद अगला यहाँ पर दिया गया है किस वर्ष वन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था? किस वर्ष आपका ये पारित किया गया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, मैं आपको नहीं बताऊंगा। ठीक, या तो मुझे आता नहीं है या तो बताऊंगा नहीं, कुछ भी समझो, बताना होगा तो आप लोग बताओगे ना कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन आपके सामने है किस वर्ष वन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था? तो वन संरक्षण अधिनियम आपका 1980 में पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है निम्नलिखित में से कौन सा हरित गृह प्रभाव गैस नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड आपकी हरित गृह प्रभाव गैस है, भयंकर। ओजोन भी है, मीथेन भी है, परंतु नाइट्रोजन आपकी कोई हरित गृह प्रभाव का कारण या गैस नहीं है।
ठीक, तो करेक्ट आंसर फोर्थ विकल्प आपका हो जाएगा नाइट्रोजन। उसके बाद अगला आपके सामने यहाँ पर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संरक्षण की विधि नहीं है, मृदा को बचाने के लिए कौन सी विधि आपकी नहीं है, 3 होंगी, 1 नहीं होगी, उसी को बताना है। कीटनाशक रसायन का प्रयोग करोगे तो मृदा आपकी संरक्षण नहीं होगी, इससे आपकी नष्ट होगी। ठीक, ये कोई संरक्षण की विधि नहीं है, कीटनाशक का रसायन संरक्षण की विधि नहीं है, और नहीं वाला ही बताना है तो पहले ही करेक्ट हो जाएगा। मृदा अपरदन को रोकना एक संरक्षण की विधि है, जैविक खाद का इस्तेमाल करना संरक्षण की विधि है, फसल चक्र को अपनाना वो भी मृदा संरक्षण की विधि है, परंतु नहीं कौन सा हो जाएगा, पहला नहीं वाला आपका हो जाएगा। उसके बाद अगला देखो, ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य क्या है? फॉर एवर फायर, ओल्टीएस, सीटीएस, फोर्टीएस, यह बदलता रहता है, एवर अनवर्ड। राइट आंसर हो जाएगा आपका ओल्टीएस, सीटीएस, फोर्टीएस, ये राइट आंसर हो जाएगा। ओलंपिक खेल के बारे में, ओलंपिक खेल से भी पेपर में क्वेश्चन आते हैं, तो ओलंपिक खेल से कुछ बातें इंपॉर्टेंट है, उनको आपको यहाँ पर बता दूं। यहाँ पर कुछ बातें इंपॉर्टेंट है, उनको समझो सिर्फ। ओलंपिक खेलों का प्रारंभ सबसे पहले 776 ईसा पूर्व में यूनान ग्रीस में ओलंपिया नगर में हुआ था। तो ये ईसा पूर्व में हुआ था 776 में ग्रीस के ओलंपिया नगर में। ओलंपिक खेल प्रत्येक 4 वर्ष बाद आयोजित किए जाते हैं। ओलंपिक खेलों में पहले मात्र दौड़ की प्रतिस्पर्धा होती थी, बाद में इसमें अन्य खेल भी जुड़ गए। ओलंपिक में पहले महिलाएं प्रतिभाग नहीं कर सकती थी, परंतु 1900 पेरिस के फ्रांस ओलंपिक खेलों से महिलाएं प्रत्येक स्तर के खेलों में प्रतिभाग कर सकती हैं। आरंभ के ओलंपिक खेलों में प्रतियोगियों को पुरस्कार के रूप में जैतून का ताज, तो प्रारंभ में क्या दिया जाता था? जैतून का ताज पहनाया जाता था। अब पुरस्कार स्वरूप पदक दिए जाते हैं। सब पहले क्या किया जाता था? जैतून का ताज इनको पहनाया जाता था, अब पुरस्कार इनको दिए जाते हैं। ठीक है ना, समझ गए आप लोग? ओके, आगे मैं बात कर लेता हूं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा आसन घुटनों की शक्ति के लिए अच्छा होता है? वज्रासन, ताड़ासन, चक्रासन, सुखासन। आसन भी आपके हैं सिलेबस में। ठीक, तो यहाँ पर करेक्ट जवाब आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आपका हो जाएगा वज्रासन। ठीक, जो कि घुटनों की शक्ति के लिए सबसे अच्छा है। प्रथम राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ खोली गई? तो यह आपके मणिपुर में खोली गई। कहाँ पर? मणिपुर में खोली गई। तीसरा विकल्प राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद एग्रीकल्चर से जुड़ा क्वेश्चन है, अरहर की संकर किस्म कौन सी है बताओ? तो ICPH 8 अरहर की संकर किस्म हो जाएगी। निम्न में से किस राज्य को सोयाबीन राज्य के नाम से जानते हैं? सभी को पता है भाई, मध्य प्रदेश को सोयाबीन राज्य के नाम से जाना जाता है। उसके बाद अगला यहाँ पर कहता है, ग्रीन हाउस में सब्जियों को उगाने की विधि को कहते हैं। ग्रीन हाउस में सब्जियों को उगाने की विधि को कहते हैं वेजिटेबल फोर्सिंग। क्या? वेजिटेबल फोर्सिंग के नाम से जानते हैं। पहला विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद अगला यहाँ पर कहता है, मृदाओं के कण घनत्व का औसत मूल्य होता है। एग्रीकल्चर का क्वेश्चन है, तो इसका मूल्य आपका होता है 2.65 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब इसका होता है। पहला जवाब यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद अगला, निम्नलिखित में बाग लगाने की कौन सी विधि पहाड़ी क्षेत्रों में अपनाई गई? तो पहाड़ी क्षेत्र में जो बाग लगाए जाते हैं वो समोच्च रेखीय में लगाए जाते हैं। कैसे? समोच्च रेखीय। पहाड़ों पर किस प्रकार की खेती की जाती है? समोच्च रेखीय, या इसको सोपानी खेती के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना, कंटूर जिसको बोलते हैं। अगला देखो यहाँ पर क्वेश्चन है आपका, संतुलित आहार में सुरक्षात्मक पोषक तत्व होते हैं। तो सुरक्षात्मक वसा, प्रोटीन, विटामिन एंड खनिज लवण, कार्बोज या कार्बोहाइड्रेट। राइट आंसर है आपका विटामिन एवं खनिज लवण की जरूरत पड़ती है एक संतुलित आहार में सुरक्षात्मक पोषक तत्व के लिए। उसके बाद अगला देखो यहाँ पर, निम्नलिखित विधियों में से भोजन पकाने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है बताओ? भोजन आप लोग रोज पकाते, कौन सी विधि है? भूनना, तलना, सेकना, उबालना हो जाएगा आपका करेक्ट। ट्रिप्सिन एंजाइम किस क्रिया में सहायक होता है? तो ट्रिप्सिन जो एंजाइम होता है ये प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। प्रोटीन के पाचन में आपका सहायक होता है।
उसके बाद अगला यहाँ पर कहता है चेचक के विषाणु का नाम बताओ। चेचक का विषाणु का नाम क्या है? वेरियोला वायरस। कौन सा? वेरियोला वायरस। सेफर विधि का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? सेफर। सेफर का प्रयोग होता है रोगी के पानी में डूबने पर। रोगी के पानी में डूबने पर होता है। ठीक, तो मैंने 60 के 60 क्वेश्चन आपको पूरे करा दिए। जितने भी लोगों को सीटेट व यूपी टेट एसएसटी के नोट्स चाहिए तो दिए गए नंबर पर यहाँ पर कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करें तो आप इन नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। तैयारी आप लोग अच्छे ढंग से कर सकते हैं और आपकी मदद भी की जाएगी। हर प्रकार से कोई भी डाउट भी रहेगा, कोई समस्या रहेगी, उसका भी सॉल्यूशन आपको समय समय पर मिलता रहेगा। मिलूंगा मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।